नमस्कार दोस्तों, मैं हुक्म सिंह अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो मैथ्स की सीरीज़ चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 7 पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए इस सीरीज़ में हम जितने भी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स के क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इस लेक्चर में 18 जनवरी 2017 को जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 1 में जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस थे उनमें से आधे क्वेश्चंस आज हम इस पार्ट 1 में देखेंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, नंबर्स का ऐसा सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी कि उनका HCF 1 हो, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए, आप 21 और 42 में यहाँ 21 कॉमन है तो ये नहीं है, इसमें 3 कॉमन है ये भी नहीं है, ये इसका 3 गुना है तो ये भी नहीं है, 12 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। इजी से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, मंथली सैलरीज ऑफ P एंड Q आर इन द रेशियो 4:3, यानी 2 पर्सन्स हैं P और Q, उनकी मंथली सैलरीज का जो रेशियो है वो दे रखा है हमें 4:3। ठीक है। P and Q, if P and Q get an increase of 10% and 5% of their existing salaries respectively, अगर 10% और 5% का इंक्रीमेंट हुआ है तो हम इनको अपनी सहूलियत के लिए 4:3 के बजाय 400 और 300 लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, P की सैलरी में जो 10% का इंक्रीमेंट हुआ है तो देखिए इसका 10% कितना होगा, 40। तो इसमें 40 का इंक्रीमेंट हुआ है और इसमें 5% का इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका 5% कितना होगा, 10% 30 होगा तो 5% होगा 15। तो ये बन जाएगा 440 और ये बन जाएगा 315। अगर हम इनको काट लेते हैं 5 से, 5 अट्ठे 40 बचे 4, 5 अट्ठे 40 और ये कटेगा 5 छिंग 30, 5 तिया 15। तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 88:63। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, K एंड L कैन डू ए वर्क इन 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। K किसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है और L उसी काम को अकेले 20 दिनों में कर सकता है। तो इनका टोटल वर्क मान लेते हैं 15 और 20 का एलसीएम 60। ठीक है, तो अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो देखिए, K की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 चौका 60 और L की एफिशिएंसी आ जाएगी 20 तिया 60। तो दोनों मिलके एक दिन में ये 7 यूनिट काम कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। तो उन्होंने, अगर वो एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया होगा उन्होंने, 35 यूनिट काम करके वो चले गए। तो कह क्या रहा है, कैलकुलेट द अनफिनिश्ड पोर्शन ऑफ द वर्क, यानी जो काम बचा हुआ है वो बताना है। 60 काम टोटल था जिसमें से 35 इन्होंने कर दिया, बचा कितना है 25। ये 25 काम बचा है टोटल कितने में से, 60 में से। तो निकाल देते हैं, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, यानी 5/12 पोर्शन बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन 2 में आपको आंसर दिख रहा होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडिड टू 1456 सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 6, 5 एंड 4 विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। यानी इनमें से हमें वो लीस्ट नंबर बताना है जो 1456 में जोड़ने पर वो 6, 5 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो। तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 3 से और 2 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल है। तो हम देखिए, सबसे पहले सबसे आसान तरीका इस सवाल का, इजी फिगर्स हैं तो हम ऑप्शन से उठा लेते हैं। अगर हम 6 को चेक करते हैं तो अगर हम इसमें 6 जोड़ देते हैं तो ये बनता है 1462, 56 और 6 62। अब देखिए, कोई संख्या अगर 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका डिजिट का सम निकालते हैं, 1 और 4 5 और 6 11 और 2 13। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, अगर हम अगला ऑप्शन चेक करें 61,
तो 1456 और 61 को इसमें ऐड करते हैं तो 6 और 1 7, 5 और 6 11, 14 और 1 15। अब इसके डिजिट्स का सम अगर हम निकालें तो देखिए 1 और 5 6 और 1 7 और 7 14, 14 3 से भाग नहीं होता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर हम 16 चेक करते हैं, 1456 और 16 कितना हो जाएगा, 56 और 16 6 12 1600, 1472 बनेगा। इनके डिजिट का सम देखते हैं, 1 और 4 5 और 7 12 और 2 14, 14 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, हमारा एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, 1456 में अगर हम 44 जोड़ेंगे तो ये बनता है 1500 और 1500 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा आंसर होगा 44। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन ए क्लास ऑफ 135 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज इज ट्वाइस दैट ऑफ द गर्ल्स, यानी बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की तुलना में डबल है। अगर गर्ल्स 1 है तो बॉयज़ हैं 2। ठीक है, और टोटल हैं कितने, 135 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब हमारे हिसाब से टोटल कितने, रेशियो के हिसाब से 3 और सवाल के हिसाब से है 135, यानी 3 की वैल्यू अगर 135 है तो 1 की वैल्यू आएगी 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45। अगर 1 की वैल्यू 45 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 90। इसका मतलब हुआ कि 90 लड़के हैं और 45 गर्ल्स हैं। ठीक है, कह रहा है 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, यानी फेल हो गई। अगर हम इसके 1/6 की बात करते हैं तो 15 छिक्के 90, यानी 15 लड़के फेल हुए हैं। टोटल 90 में से 15 फेल हो गए तो पास कितने हुए, 75। ठीक है, और कह रहा है 1/3 लड़कियां फेल हो गई। अगर 45 का 1/3 अगर हम निकालें तो 15 3 45, अगर 15 लड़कियां फेल हुई हैं, टोटल 45 हैं, तो पास कितने हुए हैं, कितनी हुई हैं, 30। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास हुए हैं। तो देखिए लड़के तो पास हुए हैं 75, लड़कियां पास हुई हैं 30, तो टोटल 75 और 30 कितने हुए हैं, पास टोटल 105। कितने में से, टोटल थे 135 में से, गुना में परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 15 से काट लो, 15 सत्ते 105, 15 नम्मा 135। आप एक चीज़ समझिए कि 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। अगर 7/9 निकालें तो 7 से गुना इसको भी कर देंगे, 11 सत्ते 77 सही 7/9, यानी 77.77 या 78। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए P and Q आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर एलसीएम इज 36। P प्लस Q की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए P और Q का रेशियो हमें कितना दे रखा है, 4:3। हम इनको एलसीएम निकालना है तो x मान लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो देखिए 4x और 3x का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 × 3 × x। ठीक है, तो हमारा बनेगा 4 × 12x एलसीएम, और ये दे रखा है हमें 36 के बराबर, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 12 × 36 3। अगर x का मान 3 है तो 4x का मान 4 × 12 है, और 3x का मान 3 × 9। तो कह रहा P + Q बताइए, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इफ गेन इन सेलिंग इट फॉर रुपये 27,120 इज 13%। देखिए सेलिंग परसेंटेज हमारा कितना होगा, 113%, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 27,120, यानी 27,120 वैल्यू है कितने की, 113 की, और हमें निकालना है कॉस्ट सीपी, कॉस्ट प्राइस। सीपी होता है हमारा 100%, तो गुना में 100 कर देंगे। अगर देखिए 27,120 को अगर हम 113 से काटें तो भाग दे लेते हैं। 27,120 में अगर हम 113 का भाग दें तो 2 बार देते हैं, 226, 11 में से 6 गए तो 5, 26 में से 22 गए तो 4 उतार लिया 2 का, 11 चौक 44, 4 से 4 × 12, 11 चौक 44 और 1 45, पूरा चला गया, बची 0 0। तो ये इससे कटेगा 240 बार, गुना में 100, हमारा आंसर होगा 24,000। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए द सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन ए डिपॉजिट फॉर 2 years इज इतना। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन एन एनुअल बेसिस हाउ मच मोर विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आप मुझे बताइए
10% से 2 साल में SI परसेंटेज कितना होगा? 20%। और 10% से 2 साल का CI परसेंटेज कितना होगा? 21%। अब कह रहा है ये अगर SI से हम CI पे लेते हैं तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा? 1%। तो इस 1% कितना ज़्यादा मिल रहा है, इस 1% की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो हम इसके लिए पहले निकालेंगे प्रिंसिपल। आप मुझे बताइए 10% रेट से 2 साल में कितना SI परसेंटेज हुआ? 20%। तो 20% की वैल्यू हमें दे कितनी रखी है सवाल में? 4000। और हमारा प्रिंसिपल होता है 100%। तो इसका 100% 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो, कितना बनेगा? 20,000। ठीक है। और इसका हमें 1% निकालना है, तो 1% के लिए 2 जीरो हटा दो, तो हमारा आंसर बनेगा 200, जो कि ऑप्शन 1 है। आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, के बोरोड ₹P एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इंटरेस्ट अमाउंट पेएबल वाज 5280। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए 20% के रेट से 2 साल के लिए जो हमारा इक्वलेंट रेट ऑफ परसेंटेज होगा CI का, वो कितना होगा? 44%। और इस 44% की वैल्यू हमें दे रखी है 5280। तो 5280 जो वैल्यू है वो है हमारी 44% की, और हमें प्रिंसिपल निकालना है, वो होता है 100%। 11 से काट लो, 11 चौक 44, और 11 से काटेंगे 11 चौक 44, बचे 8, 11 8 88 0। 4 से काटेंगे 12 बार, तो 120 गुना में 100, 12,000 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सेट ऑफ 2 पैंट्स प्लस में 4 शर्ट्स या फिर और 1 पैंट प्लस में 6 शर्ट्स इज 5600। देखिए, 2 पैंट प्लस में 4 शर्ट्स का जो कॉस्ट प्राइस, या फिर मतलब एक ही है बराबर 1 पैंट प्लस में 6 शर्ट, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो दे रखा है हमें 5600। तो देखिए, ये दोनों अगर बराबर हैं तो इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो अगर हम P को इधर लाएंगे तो 2P में से 1P जाएगा तो बचेगा 1P, बराबर 4S को इधर ले जाएंगे तो 6 में से 4 गए तो 2S। इसका मतलब ये हुआ कि एक पैंट की कीमत 2 शर्ट के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ P का मान रख देते हैं 2S। तो अगर हम P की जगह पर 2S रखेंगे तो ये बनेगा हमारा 4S। देखिए, अगर हम यहाँ P की जगह पे 2S रख देंगे तो 2S गुना में 2, यानी कि 4S और 4S को जोड़ के हमारा बनेगा 8S, यानी 8 शर्ट की कीमत हमें दे रखी है सवाल में 5600। तो एक शर्ट की, यानी अगर 8 शर्ट्स की कीमत 5600 है तो एक शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी? 8 7 56, 700 रुपये। इसका मतलब हुआ एक शर्ट का हमारा जो CP आया वो आया कितना? 700 रुपये। ठीक है। कह रहा है ही सोल्ड 10 शर्ट्स फॉर ₹6000। अगर 10 शर्ट उसने 6000 में बेची हैं तो एक शर्ट कितने में बेची होगी? 600 रुपये में। इसका मतलब एक शर्ट का SP कितना बना? 600 रुपये। तो उसने एक शर्ट 700 रुपये में तो खरीदी और 600 में बेच दी, तो उसको कितना लॉस हुआ ना? कितने रुपए का? 100 रुपये का लॉस हुआ। यही हमसे पूछा है कितना उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हमारा 100 रुपये का उसको लॉस हुआ है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो मैं इसका आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ। आप एक काम करिए, जो रूट के बाहर संख्या है उसको रूट के अंदर ले जाइए। रूट के अंदर जाने के बाद 2 बन जाएगा 4, तो बनेगा ये हमारा 11 चौक 44 अंडर रूट में 44। ठीक है। ये बनेगा 4 चौक 16 थी 48। ये बनेगा 3 3 9 पंजे 45, और ये बनेगा 5 पंजे 25 दूनी 50। अब आप बताइए सबसे बड़ी क्या है इनमें? अंडर रूट 50, यानी कि 5√2। उससे छोटा क्या है? 48। 48 रिप्रेजेंट कर रहा है 4√3 को। ठीक है। उससे छोटा क्या है? 45, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3√5 को। और सबसे छोटा क्या है? 44, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2√11 को। तो आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में 5√2, 4√3, 3√5, 2√11, यही हमारा आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ए पर्सन पेज ₹8960 पर मंथ टूवर्ड्स लोन रीपेमेंट विच इज़ 28% ऑफ हिज मंथली सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8960 है ये 28% की वैल्यू है। वो कह रहा है उसकी मंथली सैलरी बताओ, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो 14 से काट लेते हैं, 14 दूनी 28,
14 से 14 छींग 84 बचे 5, 14 चौका 56 और 2 से काटेंगे तो ये 320 गुना में 100 यानी 32,000 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये पर और 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल इतने रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो देखिए PRT/100 लगाएंगे, चलो मैं करके ही बता देता हूँ। अगर हम 5,000 रुपये पर R% से 4 साल के लिए बटे में 100, ये बनेगा हमारा SI, प्लस में 4,000 रुपये पर R% से 4 साल के लिए, और टोटल जो SI दे रखा है हमें वो है 2,400 रुपये। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंजे ये 5 है। ठीक है, तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 यानी 200 R यहाँ बनेगा, प्लस में 200 R यहाँ बनेगा, तो टोटल 400 R जिसका मान दे रखा है हमें 2,400। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो R आएगा हमारा 4 छक्के 24, 6%। ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाई 7 सेंटीमीटर। देखिए अगर हमारी रेडियस 14 थी तो हमारी जो सर्कमफेरेंस बनता है वो बनता है 88। अगर हमारी रेडियस 21 हो गई, 7 बढ़ा के, भाई 7 बढ़ाया है तो हमारा होता है 44 का, अगर ये 7 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, 3 चौक 3 चौक 12 और 1 13, 132 होता है। तो कह रहा कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 में से 8 गए तो 4, 12 में से 8 गए तो 4, तो 44 का इंक्रीमेंट हुआ, यही हमारा आंसर है। बाकी आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। देखिए अगर रेडियस हमारी 14 थी तो बढ़ के हमने 7 बढ़ा दिया तो रेडियस होगी अभी कितनी, 21। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 7 का। तो हमारी पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2 गुना में 22/7 गुना में इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 7 का, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस फॉल्स इन बिटवीन 3/5 एंड 7/8 के बीच में कौन सी संख्या पड़ती है। तो आप एक तरीके से देखिए कि 3/5 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो कितना ना जाने कि 0, 5 × 30, 0.6, और अगर हम 7/8 को देखें तो ना जाने कि 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 8 8 64 बच्चे 6, 0 8 7 56, लगभग इतना बनेगा। तो हमारी जो संख्या होगी वो 0.60 से 0.87 के बीच में होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं ऑप्शन से। अगर हम 8/9 को लेते हैं तो 8/9 को अगर हम चेक करें तो ना जाने कि 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 9 8 72, लगभग 9 9 81, 0.9 के आसपास जाएगा, जो कि 0.87 से ज़्यादा होगा, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर हम एग्जैक्ट देना चाहें तो देखिए 9 8 72, 9 8 72 0.88 रहेगा जब भी ज़्यादा है। अगर हम 6/7 को चेक करते हैं तो देखिए 6/7 को अगर हम चेक करेंगे ना जाने कि 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 7 8 56 बचे 4, और लगभग अगर हम इससे ज़्यादा भी बार दें थोड़ा सा 7 6 42, तो 0.86 इसके बीच में ही लाइक करती है। और अब हमें बाकी ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये 0.60 और 0.87 के बीच में पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर 6/7 होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस करिए कि sin 30 अपॉन में cos 30 है, इसका मतलब यानी कि tan 30 बनेगा हमारा, इनटू में sin 45 अपॉन cos 45 यानी कि tan 45 बनेगा। हमें यहाँ अलग अलग वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, sin 30 की रखो, cos 45 की, sin 45 की, cos 30 की, नहीं। ठीक है, तो यहाँ tan 30 का मान होता है 1/√3 इंटू में tan 45 का होता है 1, तो 1/√3 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 2a अपॉन m प्लस b अपॉन n बराबर 2, यानी 2a अपॉन में m प्लस में b अपॉन n बराबर 2, और एक और इक्वेशन दी हुई है हमें a अपॉन में m माइनस b अपॉन में n बराबर 4। ठीक है, अगर हम mn इसका एल्शियम ले लेते हैं तो ये बनेगा हमारा 2an
प्लस में बी एम बराबर 2mn, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारा ए एन माइनस बी एम बराबर 4mn, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस का बी एम है या माइनस का बी एम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए ए एन माइनस में बी एम बराबर 4mn। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बनेगा 2 और 1 3am बराबर ये बनेगा 4 और 2 6mn, ठीक है। तो देखिए n से n कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 2m। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से हमें a और b की वैल्यू ही पूछी थी, तो a बराबर 2m कौन कौन से में इसमें है और इसमें भी है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। आगे हम b की वैल्यू निकालते हैं, तो a की जगह पे हम इस इक्वेशन में 2m रख देते हैं। तो a की जगह पर अगर हम 2m रखेंगे तो बनेगा हमारा 2mn माइनस में bm बराबर 4mn। 2mn को इधर ले जाएंगे तो माइनस का bm बराबर बचेगा हमारा 2mn। तो यहाँ m से m कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा हमारा -2n। तो a बराबर 2m, b बराबर -2n। तो हमारा पहला ऑप्शन ही आंसर होगा। ये इसमें दोनों प्लस हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखिए ये जो डाटा गिवन है इसका हमें मोड निकालना है। मोड सबसे पहले आप ये समझिए कि मोड या बहुलक निकालते कैसे हैं, कि जो भी हमें डाटा गिवन है उसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही हमारा बहुलक या मोड होता है। तो अगर हम 100 की बात करें तो देखिए 1 2 3 बार आया है। अगर हम 120 को देखते हैं आगे तो 1 2 3 4 बार आया है। बाकी 110 को देखें तो ये तो 2 बार ही आया है और बाकी कम बार है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो है 120, इसलिए हमारा जो बहुलक या मोड होगा वो होगा 120, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंटेज इफ ए बुक हुज मार्केट प्राइस इज 90 इज सोल्ड फॉर ₹76। देखिए कोई बुक है जिसका एमपी दे रखा है 90 और उसको बेच कितने में दिया, 76 रुपये में। कितने का डिस्काउंट दिया है, 14 का। 14 का डिस्काउंट दिया है कितने के ऊपर, 90 एमआरपी के ऊपर। तो परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100, 1 0 से 1 0। तो 140 बटे में 9 काटते हैं, 9 एकम 9 बचे 5 0, ठीक है। 9 पंजे 45, तो बचे 5, फिर पॉइंट लगा के फिर बढ़ा ली 0, 9 15.5 समथिंग। तो ये हमारा 15 पॉइंट से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।